ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस. कॉपी निकालो. That is group of meaningful words is known as sentence. मयंक ध्यान दीजिए. Sentences are of 5 types. So types of sentences. Assertive sentence. Assertion means something which is based on statement. जैसे assertion और reasoning क्वेश्चन करते हैं तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. इसी तरीके से असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स हो सकते हैं. या तो उसमें अफर्मेशन हो सकता है या फिर उसमें निगेशन भी हो सकता है. सो इफ द सेंटेंस इज करेक्ट देन इट विल बी कॉल्ड एज affirmative sentence, and if there is negation or rejection of the statement then it will be called as negative sentence. So assertion means or assertive sentence means it is a statement based question. जैसे ताजमहल दिल्ली में है, अब ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है. So there is rejection of this statement, so it will be a negative. लेकिन जो भी होगा ये एक assertive sentence. बात समझ आ गया कि नहीं? तो अगर हम कहें मयंक ताजमहल दिल्ली में है और ताजमहल दिल्ली में नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें अफर्मेटिव है और कौन सा निगेटिव है? फर्स्ट वन और सेकंड वन, जस्ट टेल. सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर नोन एज असर्टिव सेंटेंस. इसको नोट करिए, क्लास के लास्ट में टेस्ट होगा. एज असर्टिव सेंटेंसेस. सो इसके टाइप्स क्या क्या हुए? दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. सो अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज स्वीकारात्मक वाक्य. And negative sentence that is नकारात्मक वाक्य. So like Taj is in Agra या दिल्ली कुछ भी बोलें तो इसमें निगेटिव तो नहीं ना. That is sign of negation, नॉट को कहते हैं, तो इसमें नॉट तो नहीं लगा है, तो इसलिए कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस. So it is acceptance of sentence. And negative sentence नकारात्मक वाक्य. हाँ, सकार अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना? अफर्मेशन. सो इट इज कॉल्ड, उसको मैं फिर से देख लेता हूँ. आपका सकारात्मक, सकारात्मक तो नहीं होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ. हाँ वो तो बात सही है, फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ. हिंदी मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. सकारात्मक
कह सकते हैं, सकारात्मक इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो सकारात्मक भी बोल सकते हो, दोनों चल जाएगा, सकारात्मक, ठीक है। एंड निगेटिव सेंटेंस दैट इज नकारात्मक वाक्य, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, so this is due to sign of negation, so it has sign of negation, ठीक है, so it has sign of negation। second type of sentence कौन सा होगा? that is interrogative sentence। एक बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि द पर्सन और द एक्यूज्ड इज सब्जेक्टेड टू इंटरोगेशन। इंटरोगेशन रूम क्या होता है? जहाँ प्रश्न किए जाएं आपसे, इंटरोगेशन, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या है? वाई, व्हाट, विच, हु, ये सारी चीजें होंगी। सो इट इंक्लूड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे, नाउन्स के बारे में ये कितने तरीके के होते हैं, एडजेक्टिव्स की, ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसमें है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। What, why, which, who, etc. And it enquires question। इसमें क्वेश्चन भी होगा। That is what is the matter, and it contains interrogative sign। This is question mark भी होगा इसमें। Third type of question that is imperative sentence। वैसे तो इसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, बट इसमें कई चीजें हो सकती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इट इंक्लूड्स एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रोहिबिशन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा कमांड भी हो सकती है। These are the imperative sentences। imperative sentences में किसी को एडवाइस देना भी हो सकता है। Let us march together। अदिति, इसमें कौन सा फील आ रहा है? विच काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज इट? लेट अस में नहीं है। ब्रेवो, मार्च अहेड, वो सब कमांड है, ठीक है ना। लेकिन अगर चलो हमें मार्च करना चाहिए, तो यहाँ तो एक तरीके की क्या है? एडवाइस टाइप है, ठीक है, तो ये एडवाइस हो गया। नाउ प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द विंडो, रिक्वेस्ट हो जाएगी। ओके, नाउ इसके अलावा कमांड भी हो सकता है, दैट इज मार्च अहेड। So this is command। You are forbade to pluck the flower। Prohibition। सर, हाँ, सुबह यू आर के बाद क्या लिखा है? फॉरबिड, तो फॉरबिड से बना है फॉरबिड, ये उसका
पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, या सेकंड फॉर्म. सो यू शुड गो टू मेला. Suggestion. जैसे फादर अपने सन से बोले, सो इट इज ए सजेशन. एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस. पहला असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तीसरा imperative sentence. Now fourth kind of sentence, Declarative. जो डिक्लेरेटिव है वही असर्टिव सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही चीज होगी. जो असर्टिव सेंटेंस है ना, आप उसे डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो. अब देखिए, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. सो सडन और डीप फीलिंग, कभी अचानक फीलिंग हो जाए या डीप कंसर्न हो जाए, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें विस्मय हो जाए, डीप फीलिंग. ओके, सडन एंड डीप फीलिंग आर included in this kind of sentence. For example, wow, what a beautiful Taj it is. Alas, we have lost the game. Okay. In the similar manner, hurrah, we won the match. हमने इस चीज को कहेंगे the exclamatory words. And this is the sign of exclamation. ये तो exclamatory words हो गए. So these are exclamatory words. And sign of exclamation is used along with exclamatory word. भाविन फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा है? करेक्ट. जैसा कि भाविन ने हम लोगों को बताया, इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो it includes wish or prayer. May our president live long. भगवान करे हमारे प्रेसिडेंट की हजारों साल उम्र और हर साल 1000 का साल का. So, may our president may God wish you. गॉड लिखा जाएगा तो जी कैपिटल रहेगा, अपर केस. ओके, नाउ सेंटेंस. ये तो हमारे सेंटेंसेस हो गए. सो सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स. रिया, सेंटेंस के कौन से दो पार्ट्स होते हैं? करेक्ट. आप भी बोले अदिति. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यस, जैसा कि अदिति ने बताया, कर्ता और विधेय, ये सेंटेंस के दो पार्ट्स. सो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स.
दैट इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक तो कर्ता और जो उसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। सो that is Millie is going to मेला। तो मिली यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो कहा गया है that is predicate, so it is subject। about whom something is stated, that is called subject, and whatever is stated about whom is called predicate। this is predicate। about whom something is stated is called subject, and what is stated about whom is called, जो कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। हाँ ना, एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द फील्ड, इसमें प्रेडिकेट क्या है? एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द फील्ड, तो आप बताएं, इसमें हाँ। सब्जेक्ट हो गया एलिफेंट एंड डिस्ट्रॉयड द फील्ड हो गया प्रेडिकेट। डिस्ट्रॉयड द फील्ड हो गया, ये बात सही है ना। अब देखिए, सो सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। 9th और 10th की जो ग्रामर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब यहाँ पे हमारा सिलेबस तय हो जाएगा कि 9th की ग्रामर क्या है और 10th की, जरा देखें तो that is subject is further subdivided into qualifier and head word। Okay, now like a boy is running badly, सो यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हो गया। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर बॉय को कोई चीज क्वालिफाई कर रही है, तो बॉय यहाँ पर क्या है? बॉय इज, ठीक है ना, बॉय यहाँ पर हो गया हेड वर्ड। बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड सुजैन। और अ क्या हो गया? वो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो अ क्या हो गया? क्वालिफायर। सो दिस इज क्वालिफायर एंड दिस बॉय इज हेड वर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दें। नाउ क्वालिफायर भी कई तरीके के हो सकते हैं। क्वालिफायर में एक डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। नाउ देखो, डिटरमाइनर एंड द, ये सब चीजें क्या हैं? उसके आगे जो डिटरमाइन कर दें, जो लॉक कर दें नाउन को या सब्जेक्ट को कि ये अ पर्सन, द पर्सन, एन पर्सन। समझ में आ गई बात? ठीक है।
द सेंट फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी died on 30th January 1948। ठीक है, तो अब इसमें मदन आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बहुत अच्छा, आपने बताया ना, करेक्ट। आयुषी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। सही है। आप बताओ त्रिशूल। करेक्ट। हाँ, आप बताइए स्नेहा। फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ, ये बहुत अच्छा बता रही हैं। लक्षिता, आप सेंट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ये बता, इन्होंने पूरी बात कही। तो द सेंट फादर ऑफ नेशन, जो भी चीज कही गई इसके बारे में कही गई है। संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, 1948 में मरे। तो ये जो जितने जिसके बारे में कहा गया ये पूरी बात यहाँ पर है। सो दिस इज द सेंट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और डाइड ऑन 30th जनवरी, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। पहला किसमें डिटरमाइनर क्या है? दो। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये डिटर, इतनी बात हो गई। नाउ इसमें मंगल ये बताइए कि एडजेक्टिव क्या है, जो जो विशेषता बता दे। मंगल आप है ना बेटा? सर द सेंट फादर ऑफ नेशन में। अच्छी सर बात। इसमें हाँ। जसमिता बोलो। सर सेंट इसमें क्या हो गया? क्योंकि वो गांधी जी को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो अदिति ये ठीक बता रही है कि नहीं अभी कुछ कमी है? अच्छा दोनों, ठीक है, चलो दोनों लिखिए। इन्होंने कहा दोनों करिए सर। तो ये दोनों क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि गांधी जी के पहले महात्मा भी लगा है और सेंट भी लगा है। तो अब इसमें सुहाना, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज क्या हुआ? फादर ऑफ नेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज समथिंग, उसे क्या कहेंगे? लाल कपड़े पहने हुए लड़की वहां भाग रही थी, तो लाल कपड़े पहने हुए, ये ठीक है। सो रेड ड्रेस्ड गर्ल, तो रेड ड्रेस्ड, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं ना वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो दैट इज फादर ऑफ नेशन, पलक यहाँ क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, डाइड ऑन 30th जनवरी, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। इतनी तो बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। प्रेडिकेट में भी कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो प्रेडिकेट इज फर्दर सब डिवाइडेड, इसमें भी कुछ चीजें हैं। लाइक प्रेडिकेट इज सब डिवाइडेड इनटू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। वर्ब, ओके। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। किसने बताया? देखो ये बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बताया वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने देखा था, ये था कर्ता। जब कोई होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के अधिकरण में, पर ये तो आप लोगों ने संस्कृत में सीखा ही है। तो ये कर्म है। ये क्या चीज हो गई? कर्म। तो कर्ता कुछ ना कुछ कर्म करेगा, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं, उसका कुछ ऑब्जेक्ट होगा। एंड दिस इज वर्ब। तो अब जरा कुछ चीजों को देखें प्रेडिकेट में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता कुछ भी नहीं करता। जैसे मिसेस शर्मा इज इंग्लिश टीचर, यहाँ मिसेस शर्मा कुछ कर ही नहीं रही, कुछ कर हो रही होती। तो एक ऐसी चीज है, जरा देखो, मिसेस शर्मा
इज इंग्लिश टीचर। ऐसे केस में क्या आप मुझे बताएंगे अभिषेक कि मिसेस शर्मा इज इंग्लिश टीचर में प्रेडिकेट क्या है? अच्छा, ये इज इंग्लिश टीचर इन्होंने कहा प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट को फिर से बाइफरकेट करिए। इंग्लिश टीचर ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है। नाउ दिव्या, इसको जरा आप बाइफरकेट करें। हाँ दीदी, इस वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और इंग्लिश टीचर कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश टीचर, क्योंकि वहां उनका कोई लक्ष्य नहीं, वो हैं तो हैं इंग्लिश टीचर है, उसमें उनका कर्म थोड़ी है कि इंग्लिश टीचर करो, वो करने जा रही क्या इंग्लिश टीचर। तो जो ये एक सिचुएशन है, मिसेस शर्मा एक इंग्लिश टीचर है, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है या जो भी है, सो ये एक सिचुएशन है, इसमें कोई काम हो नहीं रहा है। तो जब ऐसी कोई स्थिति हो जहाँ कोई वर्ब, कोई काम नहीं हो रहा हो, तो या कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ये एक सिचुएशन हो, तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश टीचर ये क्या हो गया, मिसेस शर्मा के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं कह दूं पलक अच्छी लड़की है, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है, ये थोड़ी कि मैं अच्छी लड़की कर रही हूं। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है, उसमें कुछ करना या ना करना नहीं होता है बात कि नहीं। तो दैट उत्कर्ष इज ए स्मार्ट बॉय ना, उत्कर्ष है तो है, उसमें वो क्या कर लेगा, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, बोलो, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, ओके। और यहाँ इस क्या है अमन, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर अभी हम इसे वर्ब भी लिखते हैं। अब देखो, और मिसेस शर्मा दैट इज सब्जेक्ट। वैसे मिसेस उनके लिए एक आदर सूचक शब्द है, तो आप इसे किसी न किसी तरीके से मिसेस, तो मिसेस या मिस्टर या मेसर्स कुछ भी लगाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? हाँ बोलो। कॉम्प्लीमेंट आप समझिए, कॉम्प्लीमेंट अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर मान लीजिए राम इज गोइंग टू स्कूल, देखो दो अलग अलग सेंटेंस। तो यहाँ पर राम क्या कुछ काम कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये जाना क्या कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें इज गोइंग टू स्कूल में इज गोइंग वर्ब है, और टू स्कूल कहाँ जाना है, स्कूल में, तो स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है, एक लक्ष्य होगा कि नहीं। सो यहाँ पर पूरे प्रेडिकेट में टू स्कूल बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इज गोइंग बोलो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब मान लीजिए कोई कहीं ना जाए, तो ऐसी स्थिति में सीनरी इज ब्यूटीफुल, तो उसमें कोई काम हो रहा है क्या? जब कोई काम ना हो रहा हो, तो जो ब्यूटीफुल है ये किसके बारे में तारीफ है, सीनरी, तो ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कहते हैं नहीं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कोई तुमसे बोल दे कि मान लीजिए जस्टिन यू आर ए गुड बॉय, तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो आप कह देना थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बोलते हो कि नहीं? कई बार ऐसा हम लोग शर्मा जाते हैं, बोल देते हैं। तो फिर ऐसे में ये तो नहीं है कि जस्टिन एक अच्छा लड़का हो रहा है या बन रहा है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कब? जब तुम्हारी सिचुएशन से तुमको अवगत करा दिया जाए, ठीक है। तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। गुड कॉम्प्लीमेंट भी होता है, बैड कॉम्प्लीमेंट, लोग बुरा भी बोल देते हैं, थैंक्स फॉर बैड कॉम्प्लीमेंट। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला फेल हो जाएगा। आप उसको थैंक यू तो बोल ही दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कभी खूबसूरत मोड़ दे के निकल जा। अब जरा आगे देखिए। तो अब तुम्हें ये बात पता चली जस्टिन, कि जहां कुछ काम हो रहा हो तब तो वहां वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। जस्टिन इज गिविंग अ पेन टू उत्कर्ष, तो यहां पर अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, और किसको दे रहा है? पेन को भी होना चाहिए और उत्कर्ष भी। तो यहां पर अब एक बात हो गई कि फिर ऑब्जेक्ट का फर्दर डिवीजन भी होगा कि इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं। क्या उत्कर्ष तुम बता सकते हो कौन से दो टाइप्स होते हैं? करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, तो वर्ब के कौन से हैं? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कौन सा है? मेन वर्ब, ठीक है।
सो नाउ वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से बताइए? हेल्पिंग वर्ब और उसे क्या कहेंगे? मेन वर्ब. मेन वर्ब में गो, कम, स्लीप ये सारी चीजें हैं. और इसमें जो टेंसेस आ जाएंगे हैज, हैव, डू, डिड, इज, आर, एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया. हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल कहलाता है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया. और इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. और क्या कह सकते हैं? मॉडल्स. और या फिर इसको मॉडल्स कह सकते हैं. ओके, जरा इन चीजों को देखें कि एंड मेन वर्ब. मेन वर्ब में दो आते हैं. कौन कौन से आएंगे सुजैन? करेक्ट, हमने पहचान लिया तुम्हारी हंसी से. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने सुजैन ने. दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. जैसा हिंदी में है वही इंग्लिश में, ग्रामर कहीं बदलती नहीं है. हिंदी में तो हम सभी को पता है कि क्रिया के दो रूप कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सो वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से बोलिए? दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, अब जरा देखें. तो अब हम जरा इन सब चीजों को देखें. जैसे आई हैव टू गो टू सिनेमा. कितनी बात हो गई? आई हैव टू गो टू सिनेमा. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? अमन मुझे कोई 10 एग्जांपल दे दो हेल्पिंग वर्ब के. हाँ, हैज, हैव, और बोलो. वॉज, इज, आर, हैड, विल, शैल, ये सब. कैन, कुड, मे, माइट, ये सब इसी में आ सकते हैं. तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये सारी चीजें इसी में आएंगी. फिर वो मॉडल्स भी आ जाएंगे. अभी हम इसके आगे बाइफरकेशन करेंगे अगली क्लास में कि इनमें फर्दर क्या डिविजन है. ठीक है, क्योंकि कभी किसी में 9th में मॉडल है तो कहीं ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वो सब हम आगे देख लेंगे. लेकिन अभी ये सारे इसमें कैन, कुड, हाउ, डेयर, डेयर भी इसी में आ जाएगा, है ना. डोंट डेयर टू टॉक टू मी. अब ये देख लो, ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब से सब टेंसेस हैं. जो 12 टेंसेस हैं उन्हीं में सब आएंगे. अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का कैसे मतलब हुआ बोलो? सकर्मक क्रिया. और ये क्या हुई? तो इंट्रांजिटिव. इसको अभी हम देखते हैं. तो पलक मुझे इतनी बात बता दो, आई हैव टू गो टू सिनेमा. ठीक है, तो इसमें हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब. गो क्या है? बोलो. आना. गो क्या है? मेन वर्ब. वेरी गुड. गो क्या है बताइए? मेन वर्ब. ये भी वर्ब है. मुझे सिनेमा जाना है. तो आई हैव, तो ये क्या हो गया बोलिए? हेल्पिंग वर्ब. और गो ये क्या है? मेन वर्ब. तो इसमें अभीश बताओ सिनेमा क्या है? ऑब्जेक्ट. अरे वाह, दैट इज ऑब्जेक्ट. इतनी बात हो गई. अब आगे देखिए. Some students were playing. Some students were playing. उत्कर्ष सम क्या है? बताते नहीं हो. अरविंद आप बताओ. जब ये बहुत अच्छा बताना है क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट है. सम स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के को क्वालिफाई कर रहा है सम. तो पता नहीं चला तुम्हारे पीछे एक तेज बच्चा बैठा है कि एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया. और ये क्या हो गया? हेडवर्ड. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं तो ये उसको क्वालिफाई कर रहा है. ये तो ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी उत्कर्ष क्लासेस कैसे चलेंगी. दैट इज सम. तो सम यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव. और स्टूडेंट्स क्या हो गया?
हेडवर्ड, हेडवर्ड। वर्ब क्या हुआ उत्तर? हेल्पिंग वर्ब और प्लेन मेन वर्ब। ओके, नाउ एन एरोप्लेन फ्लाइज, रिया, एन क्या नहीं बताती हो? लक्षिता, डिटरमाइनर, यहां से देख के बताओ ना, देखना अलाउड है। सो दैट इज एन का क्या मतलब है? डिटरमाइनर। एरोप्लेन हेडवर्ड हो गया, ये वर्ड लिखा है, ठीक है। सो दिस इज हेड वर्ड। अविश, फ्लाइज, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई करना क्या है? वर्ब हुआ ना, वो उड़ना, ये सब चीज। तो इट इज मेन वर्ब। ओके, नॉटी बॉयज वर पनिश्ड। हाँ, अनिकेत, नॉटी क्या है? अच्छी बात। निखिल, एडजेक्टिव, क्योंकि बॉयज है तो बॉयज के बारे में ये बात बताई गई कि शरारती लड़के, तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, तो बॉयज की जो विशेषता बता दे, तो नॉटी यहाँ क्या हुआ? एडजेक्टिव। बॉयज क्या हुआ देवांश? ऑब्जेक्ट कहाँ है? दिस इज हेडवर्ड। तो ये एक हेडवर्ड है, ये जिसके बारे में कहा जाए। तुम इतनी बात ध्यान दो कि ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या है? फिर सब्जेक्ट के अंदर जाओ, सब्जेक्ट में एक हेडवर्ड होगा और उसकी क्वालिफाई करने वाली कोई चीज होगी, तो बॉय हेडवर्ड है, बॉयज वर पनिश्ड। लेकिन बॉयज कैसे थे? नॉटी, तो उसको वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? तो बताइए नॉटी क्या हुआ देवांश? एडजेक्टिव, ठीक है। और बॉयज क्या हुआ? हेडवर्ड। इसी सब्जेक्ट में ही देखो, हेडवर्ड हो गया और नॉटी उसकी विशेषता बता रहा है। ओके, वर्ब क्या हुआ? हाँ निखिल, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड पनिश्ड क्या हो गया? मेन वर्ब। ओके, नाउ अब देखिए कुछ चीजें और देखें। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में, और इसी तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके बारे में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो चीजों के बारे में। देखिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए मैन ईट्स और मैन ईट्स बनाना। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब है नाम में ही आ रहा है सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आए। यहाँ कर्म ऑब्जेक्ट क्या है? बनाना। तो जब इसके साथ आएगी तो फिर ये ईट्स क्या हो जाएगा? बोलो, इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ पर रिया बनाना क्या है? वर्ब कहाँ से हो गया? ऑब्जेक्ट है, उसको खाना, किसी चीज। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे जीवन का? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बनाना, इसी को खाना। ऐसे बोलते हो कि नहीं?
तो अब पूछो बनाना क्या है, बोलो काम हो रहा है, ऐसे नहीं होता है हिंदी में भी या इंग्लिश में भी। बनाना एक लक्ष्य है और मैं नीड कर रहा है उसको, तो लक्ष्य को किया जाता है। ऑब्जेक्ट जानते हो ना जीवन में क्या है, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल और फिर वहाँ जाना। तो इस तरीके से बनाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। या फिर जैसा कि रिया ने बताया सर ऑब्जेक्ट की जगह कर्म बोलो तो ज्यादा अच्छा है, और ऐसे में ये क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक। जो कर्म के साथ आए उस क्रिया को क्या कहेंगे, सकर्मक। सो ये कैसा हो गया दीदी बोलिए, सकर्मक क्रिया, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ रिया यहाँ इट्स क्या है, क्या यहाँ पर भी एज इट इज ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, फिर क्या होगा, कौन सा वर्ब बोलो, इंट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है, मिसिंग है, इसलिए क्या हुआ ये इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज अकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ आ गई। सो जैसे आई स्लीप और आई स्लीप ऑन बेड, तो दो अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं, तो सकर्मक और अकर्मक। वॉट एवर इज गिवन, आई गेव अ पेन, तो जो हमने दिया, टू नमन, तो जो दिया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको दिया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। बोल बात समझ आ गई। जो चीज दी जाती है, वॉट एवर इज हैंडेड ओवर, आई गेव अ पेन, तो पेन तो ऑब्जेक्ट हुआ, टू अदिति, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अदिति ना भी हो तो चल जाएगा, आई गेव ए पेन बात पूरी है। और मैं कहूँ आई गेव अदिति तो बात मिसिंग है। तो इस तरीके से जो चीज दी जाती है विच इज इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड टू whom इट इज गिवन और हैंडेड ओवर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बोलो इसमें अगर मैं कहूँ आई गेव अ पेन टू अदिति, तो रिया आप ही बताओ, आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको अच्छा चीजें बताएं, बोलो आ पेन यहाँ क्या है, क्या है डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या आगे भी तो बोलो, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट यहाँ देख के बोलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ अदिति क्या है, अदिति क्या है, इनडायरेक्ट, या बोलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या मेरे पीछे बैठी हुई लड़की है, एक नहीं तो बोलनी पड़ेगी ना। दैट इज अप एंड क्या हुआ बोलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अदिति क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और भी दे रहा हूं, जैसे कि आयुषी वी आर स्टूडेंट्स। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है आयुषी इसमें स्टूडेंट्स क्या है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? पता नहीं चल रहा है, चंद्रशेखर आप बता दीजिए। वी आर स्टूडेंट्स, हाँ ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। नमन आप भी बोलिए, स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वी के बारे में बताया गया है। वी यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी करता, तो यहाँ लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो वी यहाँ क्या हो गया बोलिए, सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट में भी ये कौन सा हुआ, हेड वर्ड या मेन वर्ड हुआ। और स्टूडेंट्स क्या है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बस उसके बारे में एक बात बताई गई है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अमन आर क्या है, कौन सा वर्ब है, तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके नाउ he likes to play cards. Arvind, he that is, जैसा इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट है, जिसके बारे में कोई बात की जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ही लाइक्स टू प्ले, सब्जेक्ट करता ही तो कुछ काम करेगा। आप ये ध्यान रखिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, देख लो ऐसा होता है, आप यहाँ ध्यान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को,
करण से, तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सीता के लिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किसने किया, और फिर मारा, या आगे वाला हम उसी के आगे लिख देंगे पूरा क्या क्या किया। लंका में मारा, ठीक है, कहाँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण में पेपर, तो कुछ चीजें आ जाएंगी, कुछ नहीं आ जाएंगी, तो उससे बना सकते हैं। तो आपको ये पता चलना चाहिए ना कि जैसे मोहन ने केला खाया तो मोहन कर्ता हो गया, तो यहाँ कर्ता कौन है, सब्जेक्ट, कर्म को करना, तो कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट। किल, सीता के लिए मारा, मारा क्या है, वर्ब। बात समझ आ गई। तो ये ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इतनी बात समझ आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं नाउ। सर जो लाइक्स है सेंटेंस में ही लाइक लिखेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। ही लाइक्स टू प्ले, ये दोनों ही मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब में दोनों ही ट्रांजिटिव है। लाइक्स टू प्ले, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है क्योंकि यहाँ कार्ड्स के साथ आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और कार्ड्स क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब लक्ष्य, क्या चीज खेली, बात समझ आ गई। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। अब देखिए डिफाइन सेंटेंस। Write 5 types of sentence. With one example for each. Make flow chart of sentence. ठीक है, डिटेल्ड फ्लो चार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे आपने देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सारी चीजें बताते हुए आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिफर। The same, father of nation, Mahatma Gandhi, died on 30th January 1948. Mrs. Soni is English teacher. I ate banana. I wept. तो wept में ये अकर्मक क्रिया ही रहेगी, ये थोड़ी होगा कि मैं उससे, किससे रोया, उससे मैं रोया, मैं हंसा, तो कुछ हमेशा बाई नेचर ही इंट्रांजिटिव होती है, उनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मैं हंसा, इनके लिए किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है। सो आई वेप्ट, आई गेव अ पेन टू दिव्या, ठीक है, इतनी बात समझ आई। विच शी लेटर ऑन गेव टू सुहाना, इतनी बात समझ आ गई। तो मतलब हाँ, क्या क्या है हर एक के बारे में लिखना है। डिफाइन किसी को नहीं करना है, बस एक एक आपको उसका सेंटेंस लिखना है।
सर थर्ड क्वेश्चन में चैप्टर में समझेंगे थर्ड क्वेश्चन में मिसेस सोनी, तो मिसेस क्या है एडजेक्टिव, सोनी हेड वर्ड, इज क्या है इंग्लिश, उसी के नीचे लिखते जाना है। इज हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट सेंटेंस। सर ये लो बोलिए सर ऑपरेटिव सेंटेंस एक बार बता दीजिए। कौन सा, ऑपरेटिव की ऑपटेटिव। ऑपरेटिव ऑपटेटिव का मतलब है इट कंटेन्स विश, मे गॉड हेल्प यू, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, जिसमें भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तरीके की विश या प्रेयर हो, सर वो कैसे होते हैं, सर ऑपटेटिव सेंटेंस। हाँ सर वो ऐसे ओके, सेंटेंस का को डिफाइन करना है। एट्थ का फर्स्ट अलग होगा, नाइन्थ का अलग होगा, टेंथ का अलग होगा, क्योंकि अलग अलग क्लास है ना, तो लेवल अलग अलग है। एट्थ का फर्स्ट अलग है, उसको अलग टाइम मिलेगा, नाइन्थ में अलग फर्स्ट मिलेगा, टेंथ का अलग। चलो